दुबई की धरती पर मैं आज मेरे सामने लघु भारत के दर्शन कर रहा हूं। हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे देशवासियों को मैं नमन करता हूं। आप वे लोग हैं जिन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा करके कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन साथ साथ भारत के गौरव को भी बढ़ाने में कभी पीछे नहीं रहे। आपके व्यवहार के कारण, आपके आचरण के कारण हमेशा भारत गौरव अनुभव करता रहा है। भारत में अगर अधिक बारिश भी हो जाए तो दुबई में बैठा हुआ मेरा हिंदुस्तानी छाता खोल देता है। भारत में अगर कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो दुबई में बैठा हुआ मेरा देशवासी चैन से सो नहीं सकता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। दुनिया चौंक गई थी। कुछ लोग गुस्से में आए थे और रातों रात भारत पर सैंक्शन लगा दिए गए थे। भारत को आर्थिक मुसीबतों में धकेल दिया गया था और तब वाजपेयी जी ने विश्व भर में फैले हुए भारतवासियों को आह्वान किया था देश की मदद करने के लिए। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि वाजपेयी जी के उस आह्वान पर हिंदुस्तान की तिजोरी भरने में गल्फ कंट्रीज में जो मजदूरी का काम करते थे, उन मेरे भारतवासियों का सबसे बड़ा योगदान था। और इस अर्थ में यहां बसा हुआ हर भारतवासी
एक प्रकार से हिंदुस्तान के हर कोने से जुड़ा हुआ है। पिछली बार जब देश लोकसभा के चुनाव के लिए व्यस्त था, चुनाव नतीजे आ रहे थे, हिंदुस्तान ही नहीं पूरा दुबई नाच रहा था। ये प्यार भारत माता के कल्याण के लिए मां भारती फिर से एक बार सामर्थ्यवान बने, सशक्त बने, संपन्न बने, समृद्ध बने, ये सपना संजो करके दिन रात एक करने वाले आप लोग मेरे सामने बैठे। भाइयों बहनों, आज यहां तो हिंदुस्तान के हर कोने से आए हुए मेरे भाई बहन मेरे सामने हैं, और दुबई वो सिर्फ लघु भारत ही रहा ऐसा नहीं है। अब तो दुबई एक लघु विश्व भी बन गया है। दुनिया के सभी देशों के लोग कम अधिक मात्रा में दुबई में रह रहे हैं। ठंडे से ठंडे प्रदेश के लोग भी ये 40-45 डिग्री तापमान में रहना पसंद करते हैं। क्या ताकत दिखाई होगी इस देश ने, क्या मैग्नेटिक पावर पैदा किया होगा विकास के माध्यम से कि पूरा विश्व यहां आकर्षित हो जाता है। हिंदुस्तान के हर कोने से आए हुए सभी देशवासियों ने अभी 2 दिन पूर्व 15 अगस्त भारत की आजादी का पर्व मनाया। मैं भी आप सबको आजादी के पावन पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। यहां केरल से आया हुआ भी समुदाय बहुत बड़ी मात्रा में है। मैं केरल का उल्लेख सविशेष रूप से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज केरल का नववर्ष है। मलयाली, सहोदरक, एंटे हृदयम, निरन्या, नववलसरा, आशम सफल, नमस्कारम।
हर हफ्ते हिंदुस्तान से 700 से भी ज्यादा फ्लाइट यहां आती है। दुनिया में किसी एक देश के साथ इतनी बड़ी मात्रा में हवाई आवागमन अगर कहीं है तो इस इलाके से है। हर हफ्ते 700 से भी अधिक फ्लाइट आती है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को यहां आने में 34 साल लग गए। कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे काम हैं जो पूर्व के लोग मेरे लिए बाकी छोड़ करके चले गए। और इसलिए बहुत सारे बाकी रहे अच्छे काम करने का मुझे भाग्य मिला। और उस अच्छे कामों में से एक महत्वपूर्ण अच्छा काम मेरा अबू धाबी आना, मेरा दुबई आना। जिस प्रकार से ये मेरी पहली मुलाकात है, इसके पहले कभी मैं इस धरती पर, इस भूभाग पे नहीं आया, और 34 साल के बाद प्रधानमंत्री के रूप में कोई आए तो किसी को भी नाराजगी व्यक्त करने का हक बनता है। हक बनता है कि नहीं बनता है? बनता है कि नहीं बनता है? लेकिन अबू धाबी में हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ने और दुबई में हिज हाइनेस अल मक्तुम जी ने नाराजगी नहीं दिखाई। इतने प्यार की वर्षा की, इतने प्यार की वर्षा की, मैं उनके इस प्यार को कभी भूल नहीं पाऊंगा। जो स्वागत किया, जो सम्मान किया, हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस अपने सभी 5 भाइयों के साथ एयरपोर्ट पर लेने के लिए आए। मेरे प्यारे देशवासियों, ये प्यार, ये सम्मान किसी व्यक्ति को नहीं है। ये 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है।
भारत की बदली हुई तस्वीर का सम्मान है। भारत जिस प्रकार से दुनिया में अपनी जगह बना रहा है, उस बदले हुए हालात का सम्मान है। मैं हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस का, अमीरात का, दुबई के रूलर्स का हृदयपूर्वक बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक तरफ संप्रदाय के नाम पर आतंकवाद के खेल खेले जाते हुए निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया जाता, पूर्णतया चिंता का माहौल हो, ऐसे समय अबू धाबी के हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस भारतीय समुदाय के लिए मंदिर बनाने के लिए जगह देने का निर्णय करें। जो लोग अबू धाबी से परिचित हैं, उन्हें पता है ये निर्णय कितना बड़ा है, ये सौगात कितनी बड़ी है। आप मुझे बताइए, सभी देशवासियों ने उनका विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं आज सबसे आग्रह करता हूं, तालियों की गूंज से क्राउन प्रिंस का अभिनंदन कीजिए। क्राउन प्रिंस को स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए। उनका अभिनंदन कीजिए। मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, दो दिन की मेरी यात्रा में जिस प्रकार का विश्वास का माहौल बना, आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार आपकी भाषा क्या है, आप कितने आर्टिकुलेट हैं, आप डिप्लोमेटिक रिलेशन में कितने बढ़िया ढंग से मेलजोल करते हैं, उससे भी ज्यादा महत्व होता है एक दूसरे पर भरोसे का। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में
ये भरोसा, ये विश्वास एक बहुत बड़ी पूंजी होता है। और आज मैं चंद घंटों की मेरी यहां की मुलाकात के बाद कह सकता हूं कि भारत, अबू धाबी, दुबई, अमीरात जो विश्वास का सेतु बना है वो अभूतपूर्व है और आने वाली पीढ़ियों तक काम आए ऐसा फाउंडेशन तैयार हुआ। आज मुझे खुशी हुई कि जब आज भारत और अमीरात के बीच जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है, आपको भी खुशी होगी जान करके क्राउन प्रिंस ने हिंदुस्तान में 4.5 लाख करोड़ रुपया का निवेश करने का संकल्प दोहराया। 4.5 लाख करोड़ रुपया। कितना कितना कितना? भाइयों बहनों, अगर आप पर किसी का भरोसा न हो तो कोई 10 रुपया भी आप पर लगाने के लिए तैयार होगा क्या? ये भारत की शाख बनी है। आज भारत का बदला हुआ रूप विश्व के सामने अपनी स्वीकृति बनाता आगे चल रहा है। आज अमीरात और भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ 2 टूक शब्दों में, बिना लाग लपेट और किसी की परवाह किए बिना साफ साफ शब्दों में संकेत दे दिए गए। आतंकवाद के खिलाफ एकता का स्वर आज इस धरती से उठा है। मैं इसे बहुत अहम मानता हूं। और इतना ही नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे। अक्लमंद को इशारा काफी। आतंकवाद में लिप्त लोगों को सजा होनी चाहिए, ये स्पष्ट शब्दों में संकेत यहां से निकला है। मैं आज यहां के शासकों का इसलिए भी आभारी हूं कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जब अपने 70 साल मनाने जा रहा है तो यहां से कहा गया है और भारत की एक बात का खुला समर्थन किया गया है कि भारत को
यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। मैं आभारी हूं उनका। इससे भी आगे एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात पर आज भारत की लंबे अरसे से एक पोजीशन है, उसका आज हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ने खुले आम समर्थन घोषित किया है। भाइयों बहनों, कई वर्षों से यूनाइटेड नेशंस में एक रिजोल्यूशन लटका पड़ा है। आपको भी बड़ी हैरानी होगी, और 2-5 साल से नहीं, कई वर्षों से लटका पड़ा है। क्या यूनाइटेड नेशन, जो कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से पीड़ित मानव समुदाय को मरहम लगाने के लिए, आगे मानव जात को ऐसे संकट झेलने की नौबत न आए, इसके लिए प्रिकॉशन लेने के लिए, व्यवस्थाएं विकसित करने के लिए 70 साल पहले यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ। लेकिन वह यूनाइटेड नेशंस आतंकवाद की अभी तक परिभाषा नहीं कर पाया है। आतंकवाद किसको कहे, आतंकवादी किसको कहे, आतंकवाद को समर्थन करने वाले कौन माने जाए, किस देश को आतंकवाद का समर्थक माना जाए, किस देश को आतंकवाद का समर्थक न माना जाए। और इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, इसका निर्णय करने का प्रस्ताव लंबे अरसे से यूनाइटेड नेशन में लंबित पड़ा हुआ है। भारत ने एक पोजीशन ली है सालों से कि ये प्रस्ताव पर चर्चा हो जाए, निर्णय होना चाहिए, लेकिन टाला जा रहा था। आज मुझे खुशी इस बात की है कि हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ने भारत की स्थिति का समर्थन किया है, भारत की पोजीशन का समर्थन किया है। और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के संबंध में आपने स्पष्ट संकेत दे दिए। न सिर्फ 4.5 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश की बात नहीं है, ये एक निश्चित दिशा में कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का एक प्रकार का संकेत इस जॉइंट स्टेटमेंट में। मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। भाइयों बहनों, आप तो सालों से बाहर हैं, आज भारत का नाम सुनते ही आपके सामने खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में चमक आती है कि नहीं आती है? आपका माथा गर्व से ऊंचा होता है कि नहीं होता है? आपका सीना तन जाता है कि नहीं तन जाता है? एक गर्व महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? भाइयों बहनों, आज दुनिया का हिंदुस्तान की तरफ देखने का नजरिया पूरी तरह बदल चुका है, और उसका एक कारण, क्या कारण है?
ये बदलाव आया है, मोदी के कारण नहीं। ये जो बदलाव आया है 125 करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्ति के कारण। 125 करोड़ देशवासियों ने 2014 मई महीने में 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी। आज दुनिया का कोई भी महापुरुष, दुनिया का कोई भी राजनेता मोदी से जब हाथ मिलाता है ना, तब उसे मोदी नहीं दिखता है, उसे 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखाई देते हैं। दुनिया की तेज गति से बढ़ रही इकोनॉमी दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, पिछले दिनों IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, मूडी हो, विश्व की जितनी भी आर्थिक पैमाने पर रेटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, सब किसी ने एक स्वर से कहा है कि आज दुनिया में बड़े देशों में सबसे तेज गति से अगर आर्थिक सुधार हो रहा है, तेज गति से ग्रोथ हो रहा है, तो उस देश का नाम है, उस देश का नाम है, मुझे बताइए सीना तन जाएगा नहीं तन जाएगा, माथा ऊंचा होगा कि नहीं होगा? एक साल के भीतर भीतर ये बदलाव आया है। भाइयों बहनों, हमने मेक इन इंडिया कुछ महीने पहले इस अभियान का प्रारंभ किया। दुनिया को मैं कह रहा हूं, मेक इन इंडिया। आइए, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो संभावनाओं से भरा हुआ है। अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं। ये एक ऐसा भाग्यशाली देश है जिसके पास 65% जनसंख्या, 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र की है। भारत एक नौजवान देश है। आज जहां जवानी लबालब भरी पड़ी है, और विश्व वहां आए, हमारे युवकों की शक्ति जुटाए, उत्पादन करे, दुनिया के बाजार में जाकर के बेचे। और आज ये कुछ ही महीनों का मामला है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI में 48% वृद्धि हुई है। 48%। भाइयों बहनों, विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माध्यम हो, देश की युवा शक्ति में स्किल डेवलपमेंट का अभियान हो, आधुनिक भारत के निर्माण के लिए, डिजिटल इंडिया का सपना साकार करने के लिए
दिन रात पुरुषार्थ चलता हो तो विश्व का आना बहुत स्वाभाविक है मेरे भाइयों बहनों, बहुत स्वाभाविक है। भाइयों बहनों, आज दुनिया जिस आतंकवाद के नाम सुनते ही कांप उठती है, एक नफरत पैदा होती है। मैं दुनिया को कहता हूं, हम हिंदुस्तान के लोग 40 साल से ये आतंकवाद के शिकार हुए हैं। हमारे निर्दोष लोग आतंकवादियों की गोलियों से भून दिए गए हैं, मौत के घाट उतार दिए गए। और जब कभी मैं विश्व के लोगों के साथ आज से 25-30 साल पहले कभी मुझे बात करने का अवसर मिलता था तो वे आतंकवाद समझने की उनकी क्षमता ही नहीं थी। कभी मैं आतंकवाद की बात करता था तो वो मुझे कहते थे कि ये तो आपका पुलिसिंग का प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। अब उनको समझ आ गया है कि आतंकवाद का कितना भयंकर रूप होता है। आतंकवाद को कोई सीमाएं नहीं होती हैं। वो पता नहीं कब किस सीमा पे जाके आ धमकेगा। आज अभी मैं यहां पहुंच रहा था, मैंने सुना बैंकॉक के अंदर आज एक बम धमाका हुआ, निर्दोष लोगों को मार दिया गया। भारत तो लगातार इन हरकतों को झेलता रहा और विश्व समुदाय जब तक आतंकवाद की मानसिकता वाले देशों को, आतंकवाद को, उसको समर्थन करने वालों को एक और मानवता में विश्वास करने वाले दूसरी ओर, मानवतावाद में विश्वास करने वाले दुनिया के देश एक होकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का वक्त आ चुका है। गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो कि आप मानवता के साथ हो। निर्णय करो। भारत को तो आज भी आए दिन इन नापाक हरकतों का शिकार होना पड़ता है। हम समस्याओं का समाधान खोजने की दिशा में लगातार कोशिश कर रहे हैं। यहां बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारत की आजादी के पहले से नागालैंड में अतिवाद, इंसर्जेंसी, इस समस्या से नागालैंड जूझता रहा और उसके कारण भारत का पूरा ये पूर्वी हिस्सा, नॉर्थ ईस्ट, आए दिन हिंसा का शिकार होता था और धीरे धीरे वो बीमारी इतनी फैलती गई कि अन्य राज्यों में भी अलग अलग नाम से अलग अलग अतिवादी, आतंकवादी गुट बनते चले गए। आजादी के भी पहले से चल रहा था। आज
मैं बहुत संतोष के साथ मेरे देशवासियों आपको कहना चाहता हूं कि अभी 1 महीने पहले नागालैंड के इन गुटों के साथ जो कभी हिंसा में विश्वास करते थे, जो शस्त्रों को लेकर के गतिविधि चलाते थे, उनसे जो बातचीत चल रही थी वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ी। निर्णय हुआ, मुख्य धारा में आने का निर्णय हुआ। 60-70 साल के बाद ये संभव हुआ है। मैं नागालैंड की घटना का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि हिंसा के राह पर चले हुए भारत के नौजवानों को और विश्व के नौजवानों को मैं एक उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं, समस्या कितनी ही गंभीर क्यों न हो, आखिर तो बातचीत से ही रास्ता निकलता है। कोई 10 साल लड़ाई लड़ने के बाद बात करे, कोई 20 साल लड़ाई लड़ने के बाद करे, कोई 40 साल लड़ाई लड़ने के बाद बात करे, लेकिन आखिर में तो बात ही होती है और टेबल पर ही फैसले होते हैं। और इसलिए विश्व भर से इस गलत रास्ते पर चल पड़े लोग, बम बंदूक के भरोसे अपने सपनों को साकार करने का रास्ते पर चले हुए लोग, ये रास्ता कभी आपका भला नहीं करेगा, ये रास्ता कभी किसी और का भला नहीं करेगा, ये रास्ता कभी मानवता का भला नहीं करेगा, ये रास्ता इतिहास को बेदाग नहीं रहने देगा, ये पूरे इतिहास को कलंकित कर देगा, ये पूरे इतिहास को दागदार बना देगा। और इसलिए हिंसा का मार्ग छोड़ करके मुख्य धारा में जाना, ये आज समय की मांग है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बांग्लादेश उन्नीस 1947 में भारत का विभाजन हुआ, 1947। तब से पूर्व पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान थे उस समय। पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश बना, भारत और उनके बीच सीमा का विवाद चल रहा था, तनाव का कारण बना हुआ था, आशंकाओं का कारण बना हुआ था। घुसपैठ के लिए एक सुविधाजनक स्थिति बनी हुई थी। आप सबके आशीर्वाद से हिंदुस्तान ने बीड़ा उठाया, सबने मिलकर के बीड़ा उठाया कि समस्या का समाधान करना है, बातचीत से करना है। मैं पिछले सितंबर में बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख हसीना जी से मिला था और मैंने उनको वादा किया था कि मुझ पे भरोसा कीजिए और मुझे थोड़ा समय दीजिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास भरोसा रखने के सिवाय है भी क्या। लेकिन आज मैं मेरे प्यारे देशवासियों आपके सामने सर झुका करके कहना चाहता हूं कि आजादी से लटका हुआ ये सवाल 1 अगस्त को समाप्त कर दिया गया।
सीमा निर्धारित हो गई। जिनको बांग्लादेश जाना था बांग्लादेश चले गए, जिनको भारत आना था भारत आ गए। हम लोग तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए थे। भारत के नागरिक के नाते गौरवगान करने लगे थे। लेकिन ये हमारे भाई बहन अभी 1 अगस्त 2015 को भारत की भूमि पर आजादी का श्वास लेने का उन्हें सौभाग्य मिला। I invite to stage our Honorable Mananiya Prime Minister Mananiya Narendra Modi ji. May I give a standing ovation, please.